નમસ્કાર. અવાજ સંભળાય છે? જે वीडियो ऑन છે હાથ હલાવે. यस सर, आवाज आ रहा है. ओके. पिछली बार हमने जो बातें की इसमें अभी थोड़ा बाहर से आवाज आ रहा है और रामधुन वाले बाहर निकले हैं रोड पे. पिछली बार हमने थोड़ी आत्मा के ऊपर बात की थी. जन्म कैसे होता है, शरीर को गर्भ से लेके 9 महीने तक गर्भ में कैसे विकास होता है, उसके ऊपर हमने बातें की थी. आज हम एनाटॉमी के ऊपर बात करेंगे. एनाटॉमी यानी हमारे शरीर में जो तंत्र है, सिस्टम्स है, कौन से सिस्टम्स होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बेसिक नॉलेज हमको लेना है. क्योंकि ऐसे तो हम 10वीं या 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, तो हमारी शरीर की रचना के बारे में हमको पढ़ाया जाता है. लेकिन हमारे इस कोर्स में जो लोग जुड़े हैं, इसमें कई लोग काफी बड़ी उम्र वाले लोग भी हैं. तो शायद उन लोगों ने ये नई पढ़ाई की होगी, तो उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल जाए, उसके लिए हम आज एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे. कैसे सिस्टम्स वर्क करती है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. मैं आपको यहाँ एक शेयर स्क्रीन करता हूँ.
तो ये ह्यूमन एनाटॉमी जो है, योग के जितने भी शास्त्र है और योग के अंदर जो शरीर शास्त्र के बारे में जो बताया जाता है, इसमें आपने देखा होगा, जो लोग ने योग के अभ्यास किए हैं उन लोगों को पता होगा। ये जरा मुझे बोलना, मेरा जो ये स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, जरा वो रिद्धि बहन आप ऑनलाइन है तो जरा। हेलो। हो रहा है ना? ओके, थैंक यू। तो ये जो योग के जितने भी शास्त्र है, वो लोग शरीर शास्त्र में सिर्फ मसल्स के बारे में ज्यादा बताते हैं। यानी हमारा जो मसल्स का जो सिस्टम है, स्नायु तंत्र जिसको बोलते हैं हम, उसके ऊपर ज्यादा बातें होती है योग शास्त्रों के साथ। हमने भी लकुलिस योग यूनिवर्सिटी से जब योग का अभ्यास किया, तो शरीर में कौन से आसन करने से कौन से मसल्स को रिलैक्सेशन होता है, बेनिफिट मिलता है, ज्यादातर इसके ऊपर बातें होती है। लेकिन हमको यहाँ सिर्फ योग के ऊपर बात नहीं करनी है, हम योगाहार पे बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको थोड़ा बेसिक से आगे जाना पड़ेगा। आज मैंने ये जो पीपीटी शेयर की है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, और कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत आती थी तो मैंने आईपैड से किया है। और आईपैड में ये जो पीपीटी का जो पीडीएफ बना है, इसमें थोड़ा शब्दों में कहीं कहीं कोई कैरेक्टर्स रह गए हैं, तो जरा माफ करना, क्योंकि आज पहली बार हुआ है तो अभी मैं चेंज नहीं कर पा सकूंगा। लेकिन हम यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी यानी हमारा शरीर शास्त्र जो है, वो समझना है, तो इसमें आपको ये बात समझनी होगी कि सेल टू सिस्टम, यानी हमारे शरीर में सबसे छोटी जो कोई चीज है, तो वो है सेल, यानी कोश। तो सेल से लेके पूरी सिस्टम, अब सिस्टम क्या है, तो एक सेल जो होता है और ज्यादा सेल इकट्ठा होते हैं, तो सेल ज्यादा इकट्ठा होते हैं तो इसका टिश्यू बनता है। टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं, यानी कई गुना सेल इकट्ठा होने के बाद टिश्यू बनता है, कई गुना टिश्यू इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गेन बनता है, यानी अंग बनता है, और कई अंग इकट्ठा होते हैं तो वो बनती है पूरी प्रणाली, यानी सिस्टम। तो जीव विज्ञान में एक अवधारणा किया गया है, फॉर्म फॉलो फंक्शन। इसका मतलब है आपके शरीर की भौतिक संरचनाएं और उनके विशिष्ट कार्यों को दर्शाती है। एनाटॉमी शरीर संरचनाओं का अध्ययन है, और शरीर विज्ञान उनके कार्यों का अध्ययन है। या आप शरीर कैसे काम करता है, आपका शरीर, उसके ऊपर
हमको ये थोड़ा समझना है। तो सेल क्या है? तो सेल जो होती है वो परमाणुओं और अणु इकट्ठा होके सेल बनते हैं। तो परमाणु क्या है? मान लो आपने पानी है, तो पानी दो परमाणु इकट्ठा होके होता है। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के दो दो परमाणु हाइड्रोजन के इकट्ठे हो गए, एक होगा ऑक्सीजन। ये दो इकट्ठा हो गए तभी जाके पानी का एटम बनता है, पानी का कण बनता है। तो जो परमाणु है वो इकट्ठा होके अणु बनता है। तो परमाणु जो होते हैं, ये परमाणु तीन चीज के होते हैं। इसमें इसके सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ देखो चित्र में ये परमाणु की डिजाइन है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव साइन वाले होते हैं, इसके ऊपर धन बीज बार होता है। न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आपको पता ही है, मैग्नेट जो होता है वो प्लस प्लस पॉइंट आप एक दूसरे के साथ लाओगे तो विरोध जाता है, और प्लस और माइनस एक दूसरे के पास लाओगे तो एक दूसरे को खींचते हैं, यानी पकड़ते हैं। तो ये परमाणु की जो रचना होती है, इसमें भी भगवान ने ये आयन रखे हैं। जैसे कि जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को माइनस बताया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये प्लस माइनस हुआ, प्रोटॉन प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अब प्रोटॉन भी माइनस होता, नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता, तो एक दूसरे के साथ टिक नहीं पाते और इकट्ठा हो नहीं सकते। तो हमारे शरीर में सबसे कोई छोटा पार्ट है तो वो है परमाणु, एटम। ज्यादा परमाणु इकट्ठा होते हैं तो अणु बनता है, और ज्यादा अणु बनने के बाद फिर एक एक अलग अलग प्रकार के इकट्ठा होने के बाद फिर ये सेल की डिजाइन बनती है। तो सेल एक पूरा जीव है। अच्छा, यहाँ परमाणु के अंदर आप देखो पहले, तो साइंस ऐसा कहता है कि ये परमाणु के अंदर जो मास होता है, यानी जो इसमें जो मटेरियल होता है वो 0.00001% के आसपास, यानी बहुत कम होता है। बाकी जो परमाणु है वो ज्यादातर 99.99% ये स्पेस से बना है, इसके अंदर कोई मैटर नहीं होती है। अब मैटर के बिना ही एटम बनता है। एटम में 99.99% स्पेस है, हवा, खुली जगह है, स्पेस है, अवकाश है, कोई मैटर नहीं है। यानी मान लो आपकी तिजोरी है, कपबोर्ड है, तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं लगाया है, भरा ही नहीं है, नहीं कपड़े है, नहीं कोई दूसरी चीजें है, तो खाली है। तो बक्सा दिखता है, कपबोर्ड दिखता है बड़ा, लेकिन अंदर क्या है? कुछ नहीं, खाली है। हाँ, लेकिन वहां क्या होती है? हवा। हवा तो होती ही है, शून्य, ये शून्य अवकाश। तो यहाँ जो एटम होता है इसमें शून्य अवकाश होता है, अवकाश ही है। 0.01% से कम मैटर होता है। अब हमारा जो मगज है वो पूरा एटम का ही बना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा मगज 99.99% खाली ही है, कुछ नहीं है। फिर भी हमारा मगज तेज चलता है, और हम कितना याद रखते हैं, बोलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, मेमोराइज सब चीजें रख पाते हैं।
तो वो सारी जो हो रहा है वो 0.01% मटेरियल ही कर रहा है, बाकी 99.99% तो खाली ही है। एक 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 कुदरत का बहुत बड़ा चमत्कार है। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बोलते हैं कि वेव्स है, यानी तरंगे है। अब तरंग से बना है इलेक्ट्रॉन, तरंग से बना है प्रोटॉन। अब तरंग क्या है, तो तरंग बोलते हैं, साइंस बोलता है कुछ नहीं है। तो पूरी दुनिया ऐसे दिखती है लेकिन है नहीं, कुछ नहीं है इसमें। क्या है, तो बस यही ईश्वर को समझना है। ईश्वर सब जगह है, हर एक एटम के अंदर उसका अस्तित्व है। तो ये छोटे से छोटा जो है वो है परमाणु। इसकी रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ये सब अणु इकट्ठा होते हैं। फिर ये जो सेल होता है, ये सेल की डिजाइन आपको दिखाई दे रही है। इसमें बीच में कोश यानी कोश का केंद्र है, और आसपास में कोश को जिंदा रखने वाली सिस्टम काम करती है, और पूरे कोश के सराउंडिंग उसकी वॉल होती है। जैसे अंडा होता है, तो अंडा के पेरीफेरी में उसकी दीवार है, दीवार के अंदर जेली होती है अंडे की। फिर इसके अंदर गर्भ होता है, उसका पोषण होता जाता है। फिर अंडा टूट के कोई भी पक्षी का बच्चा बाहर निकलता है। तो यही एक जो सेल है सबसे छोटा, ये सेल जो है वो अ, अंदर से ऐसी इसकी मैकेनिज्म होती है सब। हमको यहाँ थोड़ा, आप कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमको यहाँ थोड़ा बेसिक समझना है। बेसिक बेसिक बातें ही समझनी है कि भाई सेल क्या है, टिश्यू क्या है, इसके ऊपर हमको ये छोटी छोटी बातें समझनी है। अब जो सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वनस्पति का सेल होता है, और दूसरा प्राणीज। तो हमारा शरीर है वो प्राणी है। वनस्पति जो होती है, ये ये इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बेसिक जीव है। अब वनस्पति का जो सेल होता है वो थोड़े इजी कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, समझ समझ सको ऐसे डिजाइन वाले होते हैं। और वनस्पति के जो सेल होते हैं उसका, जब वनस्पति की पत्ती बनती है, उसका प्रकांड बनता है, इसके फल फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो ये जो सारा वनस्पति का जो ग्रोथ होता है वो प्राणी खाता है, शाकाहारी प्राणी। अब इसको जब हम खाते हैं, प्राणी जब खाता है, तो इसमें से प्राणीज सेल बनते हैं। तो हमारा शरीर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो शाकाहारी स्ट्रक्चर को खाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर बनता है प्राणियों का। हम प्राणी हैं। तो जो वनस्पति का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, ये भी थोड़ा देखने वाला है, समझने वाली बात है। इसमें भी हमको थोड़ा समझना है। तो शरीर और वनस्पति दोनों का खुराक एक ही है। आप देखो तो वनस्पति का ग्रोथ कैसे होता है। तो वनस्पति के ग्रोथ के लिए भगवान ने वनस्पति के पत्तियों में एक क्लोरोफिल नामक सिस्टम बनाई है, जिसको हरित कण बोलते हैं। अब ये जो हरित कण है, इसका आप स्ट्रक्चर देखो, तो ये जो हरित कण जो है वो हरे रंग का होता है।
हरित कण यानी क्लोरोफिल हरा है, इसीलिए पत्तियां हरी दिखती है। अब ये पत्तियां में हरित कण के कारण हरा रंग दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है, और हमको सारी वनस्पतियां हरे रंग की दिखती है, उसके पत्ते। तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है, उसकी डिजाइन आप देखिए, तो बीच में है मैग्नीशियम एटम। देखो, एटम जो है सूक्ष्म भाग है। दो एटम इकट्ठा होते हैं तो कण बनता है। जैसे मैंने बोला ना कि भाई पानी है, तो पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो इकट्ठा हो तो पानी बना। इसी तरह ये जो जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल, ये मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब इकट्ठा होके उसका एक बॉन्ड बनता है, फिर एक गोला जैसा बन जाता है, फिर वो क्लोरोफिल बनता है। तो ये जो क्लोरोफिल होती है, वो हरे रंग का होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि जो सेंटर में जो एटम है उसका, ये आप देखिए मैग्नीशियम है, Mg। तो ये मैग्नीशियम जो है, वो नेचुरली हरे रंग का होता है, नेचुरली। और इसके आसपास में नाइट्रोजन है चार। ये चार नाइट्रोजन दूसरे बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं। इसके पेरिफेरी में कार्बन लगा हुआ है। कार्बन के साथ दूसरा कोई और कार्बन लगा है, किसी कार्बन के साथ और ऑक्सीजन लगा है। ऐसे ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये प्लांट क्लोरोफिल है, हरित कण है। अब ये हरित कण काम क्या करता है? तो उसका काम है वनस्पति के लिए खुराक बनाना। अब खुराक बनाने के लिए मटेरियल तो चाहिए, बिना मटेरियल कोई चीज पैदा होगी नहीं। तो ये जो क्लोरोफिल है, वो क्या करती है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। यहाँ देखो, ये वनस्पति है, ये सूर्य प्रकाश यानी अग्नि की हाजिरी में, अग्नि तो उसको चाहिए प्रोसेसिंग कर, आपको रसोई बनानी है तो आप सारी चीजें डाल देते हो, फिर उसको क्या करते हो, पकाते हो। पकाओगे नहीं तो सब मिक्स होगा नहीं। आप रोटी बनाते हो तो रोटी के लिए पहले आटा डालते हो, पानी डालते हो, नमक डालते हो, उसको गूंदते हो, फिर उसको आप रोटी बेलन से चपाटी तैयार करके उसको क्या करते हो, पकाते हो। अब पहले आटा था, पानी था, नमक था, वो अलग अलग थे, आपने मिक्स किया, उसको पकाया, तब जाके चपाटी यानी रोटी तैयार हुई। तो ये वनस्पति क्या करता है कि सूर्य प्रकाश की हाजिरी, सनलाइट, उसका उपयोग करता है फ्यूल के तौर पे, अग्नि। क्योंकि दो एटम्स को, उसको तोड़ के उसमें से एक तीसरी नई चीज बनानी है। जैसे आपने आटा, नमक, पानी सब इकट्ठा करके चपाती तैयार की, इसी तरह ये जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश अग्नि तत्व लेता है। बिना सूर्य की अग्नि ये खुराक पैदा नहीं कर सकती। तो वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से, सूर्य का प्रकाश लिया, हवा में से जल लेते हैं, या तो मूल से, रूट से, जमीन में से पानी खींचता है। तो ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अग्नि, तो यहाँ देखो, छह कार्बन, छह नंग लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के, छह नंग, 12 नंग लेता है H2O यानी पानी के कण। ये 6 और 12 दो इकट्ठा होते हैं, इसके साथ सूर्य का प्रकाश यानी अग्नि आता है, वो इकट्ठा होती है। और ये क्लोरोफिल जो होता है, ये अग्नि, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी,
ये तीन को इकट्ठा करके फिर केमिकल प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज का एटम देखो, इसके अंदर कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 6 है। तो 6, 12 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 6, ये तीनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहां क्या हुआ, 6 कार्बन लिए थे, ऑक्सीजन के 6 लिए थे, फिर हाइड्रोजन के 12 लिए थे, और इसके साथ ऑक्सीजन सिंगल एटम ऐसे 12 लिए थे। तो ये सब जोड़ करके फिर इसका हो गया C6H12 और O6, यानी ग्लूकोज हो गया। तो ये ग्लूकोज बन गया, और जितने ऑक्सीजन बचे थे, तो 6 ऑक्सीजन के कण O2, 2 वाला ऑक्सीजन वायु स्वरूप, ये ऑक्सीजन निकलता है, और 6 पानी निकलता है। पानी डबल लिया था, लिया 12 लिया था H2O, इसमें से 6 इस्तेमाल हो गया और 6 बच गया। ठीक है, तो इसमें से इस्तेमाल हुआ 6, हो गया, ऑक्सीजन के 6 नए बन गए। 6 CO2 जो लिए थे, इसमें से 6 ऑक्सीजन के निकाल दिए, 6 बच गए कार्बन, तो ये कार्बन ग्लूकोज में चले गए, और वो 12 हाइड्रोजन थे, वो भी यहाँ, इसमें से 6 यहाँ गए और 6 H2O में वापस चले गए। तो ऐसा करके ये पूरा जो है ये ग्लूकोज बन गया। अब ये जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज फिर वनस्पति का खुराक बन गया। अब वही ग्लूकोज दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं और दूसरी चीजें बनाते हैं, जैसे पत्तियों के रेशे है, उसकी मूली है, उसका प्रकांड है, थड़ है, फूल बनते हैं, फल लगते हैं। फल फल भी आप देखो, कोई फल ऐसे होते हैं खट्टे होते हैं, कई फल मीठे होते हैं। तो इसके अंदर जो जो चीजें अंदर ऐड होती है, ये सारी पत्तियों में प्रोसेस होती है। ये आपको जो बताया वो एक सबसे बेसिक, सबसे बेसिक, ये जो ग्लूकोज बना उसी में से फिर नई पत्तियां बनती है, नया क्लोरोफिल बनता है, फल फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो ऐसी बेसिक सिस्टम ये होती है। अब ये जो ग्लूकोज होता है, उसका ग्लूकोज का आप देखो, साइंस वालों ने उसको मैग्नीफाई किया, फिर उसको देखा, तो ऐसे अलग अलग एटम इसके साथ जुड़ते हैं, फिर ये ग्लूकोज बनता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो वनस्पति के लिए और शरीर, हमारे शरीर के एक एक सेल को जिंदा रहने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए। हाँ, जिसको हम बोलते हैं शुगर। तो ये ग्लूकोज जो है वो हर वनस्पति और हर शरीर, उसके हर सेल को जिंदा रहने के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। तो शाकाहारी प्राणी और वनस्पति, ये दोनों के बीच में एक कॉमन कोई फूड है, तो वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज को तैयार करने का काम ये प्लांट क्लोरोफिल में होता है। ये, तो हमारा शरीर जो है वो वनस्पति जगत के साथ रिलेटेड है। वनस्पति नहीं होती तो शाकाहारी प्राणी नहीं होते, शाकाहारी प्राणी नहीं होते तो फिर मांसाहारी प्राणी नहीं होते, तो फिर ये जगत ही नहीं होता। तो पूरी दुनिया को जिंदा रखने का जो काम कर रहा है, वो कर रहा है हरित कण। तो ये हरित कण वनस्पति में भी काम करता है, और शरीर में आने के बाद शरीर में भी काम करता है। तो हमारे शरीर के जिंदा रहने के लिए ये वनस्पति में जो प्रोसेस होती है,
वैसी ही प्रोसेस हमारे शरीर में उल्टी होती है, हाँ, विरुद्ध दिशा में होती है, वो बाद में हम देखेंगे। अब यहाँ देखो, वनस्पति के सेल और प्राणी के सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो दो प्रकार के सेल है, इसमें एक प्लांट का सेल का स्ट्रक्चर है और पास में एनिमल का यानी प्राणी का। तो ये दोनों सेल में सबसे बड़ा कोई डिफरेंस है तो जो एनिमल का जो सेल की जो वॉल की थिकनेस होती है वो थोड़ी पतली होती है, और ये प्लांट का जो सेल का स्ट्रक्चर है इसका जो वॉल होता है वो वॉल ज्यादा थिक और थोड़ा मजबूत होता है। एक ये बड़ा फर्क होता है। दोनों में सेंटर होता है जिसको कोश केंद्र बोलते हैं। तो ये दोनों में रेड कलर का सेंटर का पोर्शन है, वो उसका कोश केंद्र है। दोनों कोश के अंदर लिक्विड होता है। लिक्विड, ये अंदर सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये दोनों सेल के अंदर प्लाज्मा होता है। अब ये वनस्पति जो होती है, वनस्पति जो चीज बनाती है हमारे लिए खाने के लिए, मान लो फल बनाया, पत्ती बनाई, कंदमूल है, तो ग्रेन यानी अनाज है, पल्सीस है, कठोर है, तो ये सब जो चीजें बनती है इसमें हमारे शरीर के लिए जो बेसिक फूड चाहिए वो होता है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको आगे बताया। तो एनिमल यानी प्राणी का कोई भी कोश है, तो कोश को जिंदा रहने के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए। और ये जो ग्लूकोज होती है वो, ये हमारे जो सेल होते हैं, इस सेल को ऐसे अंदर ग्लूकोज को अंदर पेनिट्रेट होने के लिए ऐसी दीवारों के ऊपर उसके दरवाजे होते हैं, ऐसे जो दिख रहे हैं ऐसे, ये अंदर ग्लूकोज यहाँ से अंदर चला आता है। ये जो दिख रहा है वॉल के बीच में जो रास्ता दिख रहा है, तो वो ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर जाता है, कोश के अंदर तक जाता है, ये लिक्विड के अंदर प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। फिर ये ग्लूकोज, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो अलग अलग आपको कलर वाली उसके ऑर्गेन दिखते हैं, सेल के पार्ट है सब। तो ये सेल के जो पार्ट है वो सब ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करके वो जिंदा रहते हैं, और एक सेल में से नए सेल दूसरे सेल बनते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है उसके साथ दूसरा मटेरियल भी शरीर को चाहिए। अकेला ग्लूकोज से सारा काम नहीं होता, और अकेले ग्लूकोज से पूरा शरीर टिकता तो फिर आप ग्लूकोज के बोतल ही लगाते रहो, अकेला ग्लूकोज पीते रहो तो चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो बेसिक है। ग्लूकोज के अलावा साथ में हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी दूसरे भी चाहिए। तो ये सब हमको हमारे फूड में मिलते हैं। तो हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए कम से कम जो छोटी से छोटी जो चीज है वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज वनस्पति में सबसे पहले बनता है, और वही ग्लूकोज दूसरे मटेरियल के साथ इकट्ठा होके अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, फैट वसा, हाँ, चर्बी बनता है, और कई प्रकार का मटेरियल तैयार होता है। तो ये सारे मटेरियल जो होते हैं वो वनस्पति में तैयार होते हैं। वही वनस्पति वाला फूड जब हम शाकाहारी प्राणी खाते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स भी जाता है, प्रोटीन भी जाता है, फैट भी जाता है। तो ऐसे कई चीजें हमारे शरीर में जाते हैं। अब हमारे शरीर में जो सेल होते हैं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया। लेकिन हमारे शरीर में जैसे जैसे ऑर्गेन होते हैं, ये ऑर्गेन के सेल
की डिजाइन, उसके आकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो, तो यहाँ आपको थोड़े शरीर के सेल और टिश्यू के बारे में यहाँ मैं बताता हूँ। तो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है तो वो है रेड कलर का हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल। तो ये एकदम आप देखो राउंड राउंड कलर का है और चपटा है, और बीच में से उसको अंदर इम्प्रेशन भी है बीच में। तो ये इसकी डिजाइन है। पर फिर एक कॉलम की और तरह हमारी जो स्किन होती है, तो स्किन के सेल होते हैं तो ऐसे एक दूसरे के साथ जैसे वॉल तैयार की हो, इस तरह के होते हैं। फिर आप जो मसल्स होते हैं हमारे, क्योंकि हम हमारे शरीर का एक एक ऑर्गन जो काम करता है, मान लो आप उंगली हिला रहे हो, तो उंगली हिल तो रही है, लेकिन ये हिल जो रही है वो हिलाने का काम मसल करते हैं। तो ये जो मसल होते हैं वो ऐसे चपटे होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। तो ये मसल्स की पैटर्न ऐसी होती है। वो ब्लड आपके हीमोग्लोबिन के हिसाब से उसका आकार अलग प्रकार का है। फिर ये होता है ओवम सेल, यानी अंडा। तो अंडे के सेल के आसपास ऐसे अलग अलग प्रकार के इकट्ठा होके फिर वो अंडे का सेल बनता है। ये मसल्स के ज्यादा मसल्स के सेल इकट्ठा होते हैं तो फिर मसल के टिश्यू बनते हैं। फिर ये है आपकी हड्डी, बोन सेल है। आपकी हड्डी के जो सेल है इस प्रकार के और इस आकार के होते हैं। उस ये मसल के सेल का आकार देखो, ये देखो। अच्छा, ये है स्पर्म यानी शुक्राणु। तो शुक्राणु की डिजाइन देखो, पीछे पूंछ है और मेन उसका जैसे टेडपोल होता है ना, फ्रॉग जो तालाबों में होते हैं, डेढ़का गुजराती में बोलते हैं उसको, डेढ़का। तो उसका जो बच्चा होता है मछली जैसा, तो ये मछली के आकार का स्पर्म होता है। ये शुक्राणु का सेल है, तो ये उसका सेल है। अच्छा, आपके जितने मसल है, ये मसल को काम करने के लिए हमारे मगज से जो ऑर्डर जाता है कि भाई उंगली हिलो, उंगली को हिलाओ, आपकी आंख को बंद करो, खोलो, तो इसको बंद करना और खोलने के काम करेंगे मसल। लेकिन मसल खुद काम नहीं करते हैं, मसल को के पास काम करवाया जाता है। तो मसल जो काम करते हैं उसको ऑर्डर जो देते हैं वो देते हैं चेता, चेता तंत्र। तो इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये जो है ये नर्वस सिस्टम का सेल है। एक सेल के साथ दूसरा सेल चिपकता है। मान लो इसकी जड़ है इस साइड वाली, तो यहाँ इसके साथ चिपक गई। फिर एक के और एक के दूसरे दूसरे के साथ तीसरा, तीसरा के साथ चौथा, ऐसी पूरी लंबी लाइन हो जाती है। फिर वो नर्वस सिस्टम बन जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर, ये शाकाहारी प्राणी के अंदर ऐसे अलग अलग प्रकार के आकार के ये सेल होते हैं। ये सारे सेल इकट्ठा होते हैं तब टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू हो बनते हैं वो ऑर्गेन कहलाता है। और सारे ऑर्गेन जब इकट्ठा होते हैं तब वो जाके सिस्टम बनती है, यानी प्रणाली बनती है। इसके अलावा आप देखो अलग अलग ऑर्गेन के सेल कैसे हैं। तो ये जो है ये आपकी श्वास नली के साथ जुड़ा हुआ सेल है। तो आप जब हवा लेते हो, श्वास लेते हो, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके जो पूरी पाइप लाइन है जहां से हवा अंदर जाती है हमारे फेफड़ों में, तो ये जो पूरा जो पाइप है उसके अंदर इस प्रकार के सेल, हाँ, बॉक्स के टाइप एकदम एक दूसरे के साथ सटीक लगे हुए जुड़े हुए होते हैं।
तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल इकट्ठा हुए और टिश्यू बने हैं। फिर ये हमारी फेफड़ों का है। देखो, ये जो है ना, वो फेफड़ों का है। ये लेयर में है, पतला सा है। तो इसका डिजाइन और जो सेल की अरेंजमेंट है, वो ये थोड़ी फ्लैट जैसी है। तो लाइनिंग जैसा है ये सब। तो ये इसकी वहां ऐसा है। फिर ये आपकी किडनी, तो एक किडनी का सेल है। किडनी को क्या काम करना है? अंदर से खून निकलेगा, खून को फिल्टर करना है, और इसका जो कचरा है, वो कचरे को एक साइड इकट्ठा करना है। तो बाहर की साइड एक खून आएगा, ये खून इसके अंदर से जो यूरिन है, वो कचरा इसके अंदर जाएगा। फिर ये बीच वाले रास्ते से यूरिन इकट्ठा होके फिर नलिका में आगे जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये आपकी आंतों की डिजाइन ऐसी है। तो ये आपकी आंतों के टिश्यू है सब। तो ये अन्नलिका है। ये जो है ना, ये अन्नलिका है। तो हमारे शरीर के ऑर्गन के हिसाब से टिश्यू की पैटर्न, उसकी डिजाइन, उसके आकार, क्योंकि सेल के आकार भी अलग अलग है। देखो यहाँ, ये हमारी आंत है, तो आंत में लंबे लंबे सेल है। ये एक दूसरे के साथ उंगलियों की तरह लंबे हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लंबे लंबे हैं। अब ये किडनी के सेल देखो, तो किडनी के ऐसे राउंड शेप टाइप के हैं और गोलाई में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पैटर्न जो होती है, ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग होती है। ये सारे सेल की आकार, उसकी डिजाइन सब अलग है, उसके काम अलग होते हैं। तो ये भगवान ने हमारे हर एक ऑर्गन के सेल की डिजाइन अलग अलग टाइप बनाई है। फिर आप मगज के देखो, तो ये नर्वस के टिश्यू है। ये मगज के अंदर के सेल की डिजाइन ऐसी है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जो है आपकी हड्डियों के साथ जो कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। फिर ये जो है, ये स्केलेटल मसल, यानी आपके जो मसल जो है, स्नायु जो है, वो हड्डियों के साथ चिपके हुए हैं। तो ऐसे लंबाई में होते हैं, इसकी डिजाइन है। फिर ये आपकी आम हाथ के टिश्यू देखो, तो इस प्रकार के हैं। आपके हृदय के मसल देखिए आप, तो ऐसे लंबे लंबे होते हैं। उसको धड़कते रहना है 24 घंटा। तो उसकी डिजाइन भगवान ने इस तरफ बनाई है। तो ये शरीर के टिश्यू और उसकी एक दूसरे के साथ जो एडजस्टमेंट होती है, तब जाके ये टिश्यू बनते हैं सेल इकट्ठा होने के बाद। और टिश्यू ज्यादा इकट्ठा होते हैं, फिर हमारा ऑर्गन बन जाता है। जैसे कि ऐसे ये हृदय के टिश्यू हो गए इकट्ठा, तो फिर ये आपका हृदय हो गया। अब हृदय में इस भाग के टिश्यू का थोड़ा अलग होगा, इस साइड वाले की थोड़ी पैटर्न अलग होगी। इसके हृदय के अंदर जो पंपिंग करने के लिए जो वाल्व होते हैं, कंट्रोल करने के लिए फ्लो को, तो ये अंदर का जो वाल्व होता है, तो उसके मसल की अरेंजमेंट, उसकी आकार, वो उसके हिसाब से अलग होती है। ये आपका स्टमक है, ये आपका लीवर है, ये आपकी आंतें हैं, ये स्टमक और आंतों के बीच में पेंक्रियाज है। तो ये सब अलग अलग हमारे ऑर्गन होते हैं। हमारे शरीर में सबसे कोई काम का चीज है, तो वो है लीवर। अब ये लीवर क्या है? तो लीवर का काम हमारे शरीर के हर प्रकार के सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम को काम करने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए,
वो सारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उसका स्टोरेज करना, और जरूरत के हिसाब से शरीर को खून के अंदर उसकी क्वांटिटी का कंट्रोल करना, ये सारा ये कंट्रोलिंग करता है लीवर के रास्ते। तो हम जब खुराक खाते हैं तो हमारे खुराक में क्या क्या होता है? एक तो ग्लूकोज होता है। मान लो आपने गन्ने का रस पिया, तो ये सीधा ग्लूकोज जैसा ही है, सीधा शरीर में जाएगा, सीधे आपके सेल उसका सीधा यूटिलाइज कर लेंगे, सीधी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो हम खाते हैं वो पूरा सीधा ग्लूकोज, सब में ग्लूकोज नहीं होता है। तो मान लो आपने खाया आलू, तो आलू है, या तो आपने मकाई दाना खाया, तो ये ग्लूकोज नहीं है, वो ग्लूकोज से थोड़ा कॉम्पैक्ट है। कई प्रकार के ग्लूकोज इकट्ठा होते हैं, तब वो स्टार्च बनती है। फिर स्टार्च ज्यादा इकट्ठा होते हैं तो इसमें से कई प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, और कई प्रकार की चर्बी यानी फैट भी बनता है। तो आपके शरीर के लिए जो स्टार्च बनता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो चर्बी होती है, जो प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च जिसको बोलते हैं स्टार्च, और ये फैट। तो ये सब को बनाने के लिए बेसिक मटेरियल तो होता है ग्लूकोज। ये बेसिक है। ग्लूकोज पहले पैदा होती है पत्तियों में, ये ग्लूकोज पत्तियों में तैयार होती है, फिर उसका कॉम्पेक्शन होता है, और वनस्पति की प्रकृति के हिसाब से, मैं जैसे कि आपने मूंगफली के दाना, मूंगफली का छोड़ लिया, तो मूंगफली के जो पत्ते होते हैं, वो पत्तियों में क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। ये पत्तियों का जो हरे रंग का जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? तो सूर्य का प्रकाश लेगा, अग्नि लिया, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जमीन में से जल लिया, तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अग्नि, ये तीन इकट्ठा करके फिर पहला बनेगा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज उसी पत्तियों में दूसरी सिस्टम में जाते हैं, फिर ग्लूकोज को कॉम्पेक्शन होता है, फिर इसमें से थोड़ा प्रोटीन बनता है, थोड़ी चर्बी बनती है, तो वो हाँ, उसकी नलिकाएं जो होती है पत्तियों से लेके उसकी मूल जहां मूंगफली लगी है वहां तक, तो वहां तक वो जाता है। फिर वो मूंगफली के दाने के अंदर ये प्रोटीन और ये चर्बी, ये और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब इसके अंदर इकट्ठा होने लगता है, फिर मूंगफली के दाने बनते हैं। तो मूंगफली के दाने के अंदर आपको चर्बी भी मिल जाएगी और प्रोटीन भी मिल गया। अच्छा, आपने आलू लिया, अब आलू का पौधा है, तो आलू के पौधे के ऊपर हवा के अंदर पत्तियां है। पत्तियां क्या करती है? सिर्फ अग्नि लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और पानी ले लिया, और जमीन का खाद। देखो, जमीन का जो खाद है वो भी फर्टिलाइजर, वो भी अलग अलग प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए जरूरी है। जैसे भूमि तत्व इसको बोलते हैं खाद को, तो इसमें कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम जो है वो हवा में होता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम मिलेगा नहीं, पानी में कैल्शियम मिलेगा नहीं, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सूर्य के प्रकाश में तो कोई तत्व होता ही नहीं है। तो जो कैल्शियम है वो जमीन के अंदर है फर्टिलाइजर के रूप में, तो वहां से थोड़ा कैल्शियम भी आ जाता है, यहाँ से थोड़ा ग्लूकोज आ गया, ये सब इकट्ठा होके प्रोसेस बनता है। फिर मान लो आलू है, तो आलू के अंदर क्या हो गया? तो इसमें सिर्फ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है, दूसरी मटेरियल बहुत कम होती है। आप केला खाओगे तो केला के अंदर कैल्शियम भी होता है, आलू के अंदर कैल्शियम नहीं होता है। अच्छा, अब ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये पत्तियों से लेके उसके फल तक,
उसके मूल तक। तो ये सारा मटेरियल अंदर घूमता रहता है और प्रोसेस होके फल बनते हैं। ठीक है। तो जैसी वनस्पति इस प्रकार का, लेकिन ये सारा मटेरियल जो है वो पत्तियों में से लेके फल तक जाता है। अब कई पत्तियां ऐसी है जैसे कि कड़ी पत्ता है। तो अब कड़ी पत्ता, पत्तियों का काम तो खुराक बनाना है, लेकिन जो जमीन में से मूल ने जो भूमि तत्व लिया था, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देखो जो वजन वाली तत्व होते हैं ना, भारी, हल्के तत्व जो है वजन में कम, वो सब हवा में होते हैं। आप हवा में देखो तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा होगा ऑक्सीजन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसमें नाइट्रोजन मतलब N, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का C और ऑक्सीजन का O, तो CO2। अच्छा, हवा में पानी भी होती है। तो पानी क्या है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये दो इकट्ठा होके पानी बना। तो आपको हवा में क्या क्या मिलेगा? तो ये यही चीजें मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऐसी चीजें हवा में आपको मिल जाएगी। लेकिन हवा में आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। वो सब भारी होती है, वजनदार होती है। तो ये जो वजन वाली चीजें है वो जमीन के अंदर होती है। हाँ, भूमि तत्व में होते हैं। और आप देखो, जो मार्बल होता है, तो मार्बल के अंदर कैल्शियम पुष्कर होता है। अच्छा, जो लाइम स्टोन होते हैं, चूने के पत्थर, जिसकी गढ़ाई करके मकान भी बनाए जाते हैं, वॉल, दीवार, मकान की दीवारें बनाने के लिए। अच्छा, चूना के पत्थर जो होते हैं, इसमें भी कैल्शियम बहुत होता है। उसी चूने के पत्थर को इसमें से चूना निकालते हैं, उसको पकाते हैं, फिर उसका ग्राइंडिंग करते हैं, फिर इसमें से सीमेंट बनता है। तो ये जो वजन वाली चीजें है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये ये सब चीजें आपको मिलेगी जमीन में, भूमि तत्व में। तो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश। तो आकाश में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ स्पेस है। अग्नि जो होती है उसमें किरणें ही होती है। इसमें फोटोन बोला जाता है कि फोटोन आते हैं और वो अग्नि पैदा करते हैं। हम सोलर, आपके मकान के ऊपर रूफटॉप सोलर लगा है, सोलर रूफटॉप लगाया है, तो आपकी जो सोलर की जो प्लेट है, वो प्लेट के अंदर सिर्फ सेल है, और ऊपर से क्या आती है? प्रकाश। तो प्रकाश अंदर आती है, और आपके जो अंदर जो सेल लगे हैं सोलर के, उसके ऊपर ये प्रकाश की किरणें पड़ती है। फिर वहां जो मटेरियल लगाया है उसके ऊपर, ये मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ही, तो वो क्या करते हैं? उसको धक्का देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एक से दूसरे कण तक उसको धक्का देते हैं, दूसरा तीसरे को धक्का देता है। ऐसा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये लाइट जो है वो पैदा होती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आपके केबल में है ही, इलेक्ट्रॉन तो है ही केबल के अंदर। लेकिन एक छेड़े से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जाता है, तो इसके आगे वाला इससे और आगे जाता है, और आगे वाले की जगह वो पीछे से आया है वो इसकी जगह ले लेता है। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, वो ही इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, उसकी चैनल बन जाती है। तो यहाँ भी क्या होता है कि हवा में तो पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं पत्तों का? वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, लेकिन कैल्शियम वो तो कहीं हवा में मिलेगा नहीं, वो तो जमीन में है, भूमि तत्व में है।
तो भूमि तत्व में से जो मूलिया है, पौधे के मूल जो होते हैं, वो मूल जो रूट होते हैं, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो वनस्पति की जो नलिया है, जो प्रवाही घूमता है, उसके अंदर वो मिक्स होता है, फिर वो पत्ती तक जाता है, और ये पत्तियों में भी कैल्शियम पहुंच जाता है। जैसे कि आप मान लो, आपने करेला ले लिया, करेला का जूस बना दिया, ठीक है। अब ये करेला का जो जूस बन गया, वो जूस की बाल्टी आपने भर दी, और इसके अंदर आपने पैर रख के आप कुर्सी डाल के बैठ गए चेयर में। अब करेला की जो कड़वास है, वो कड़वास बाल्टी में है, लेकिन आप आधा घंटा ये पैर रख के अंदर बैठे रहते हो, वही कड़वे पानी के अंदर, तो आपके जो पैर है, वो वनस्पति के मूली की तरह काम करते हैं। तो आपके जो पैर है, वो मूल जैसे है। वो क्या करती है, वो बाल्टी में जो कड़वाहट है करेली की, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और आपकी पैरों के अंदर जो खून आता है, उसके अंदर वो कड़वाहट जाती है, और वो कड़वाहट खून के साथ घूमती हुई आधे घंटे बाद आपकी मुंह तक आ जाती है, और आपकी जीभ के अंदर वो कड़वास पहुंच जाती है। फिर आपका मुंह आपको कड़वा लगने लगता है। हाँ, आप प्रयोग कर लेना आप। तो वनस्पति में वैसा ही है। जमीन के अंदर कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, ऐसे भारी तत्व जो है, वो जमीन के अंदर है। तो जमीन के अंदर जो वनस्पति का मूल है, वो जैसे हमारे पैर है, वैसे वो मूल है। वो मूल उसके कांटेक्ट में है, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं। ये मूल के अंदर जो पानी आया है ऊपर से, उसके अंदर डालते हैं, फिर वो लिक्विड नलियों में घूमता हुआ पत्तियों में जाता है। अब ये पत्ती आप जब तोड़ते हो, तो और पत्ती के आप उसको ड्राई फॉर्म कर लेते हो, तो ये आपने मान लो कड़ी पत्ती तोड़ दी, या तो सहजन की पत्ती तोड़ दी, तो अब इसके अंदर आप चेक कराओगे, तो इसके अंदर आपको ढेर सारा कैल्शियम मिल जाएगा। तो पत्तियों तक कैल्शियम पहुंचा कैसे? तो वो रूट के हिसाब से। और रूट कहाँ थे? जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर कैल्शियम था, वो पत्ती तक जाता है। और आप सबको पता ही है कि सहजन की पत्ती में जितना कैल्शियम होता है, वो दूध से डबल होता है। आप दूध पियो, तो दूध से हिसाब से सहजन की पत्ती में डबल कैल्शियम होता है, और सहजन की पत्तियों से डबल कैल्शियम कड़ी पत्ता में होता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो काम था, वो पहले काम क्या करने का था? सिर्फ ग्लूकोज बनाना। लेकिन वो ग्लूकोज बन जाने के बाद जो बाकी जो प्रोसेस होती है, वो पत्तियों के अंदर, उसके मूल के अंदर और उसके थड़ के अंदर, वो बाकी दूसरी प्रोसेस भी होती है। ये सारे प्रोसेस होके फिर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के वसा यानी चर्बी, फैट, हाँ, अलग अलग प्रकार के विटामिन, ये सब तैयार हो जाता है, और अलग अलग जगह वो अलग अलग इकट्ठा होने लगते हैं वनस्पति के अंदर। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही है। हम जब कुछ कुछ खाते हैं, तो हमने खाया क्या? तो मान लो आपने गन्ने का रस पिया, तो वो तो सारा ग्लूकोज ही है। अच्छा, मान लो आपने करी पत्ते का जूस बना के उसकी चटनी खाई, तो इसके अंदर कैल्शियम भी है। अच्छा, मान लो आपने मूंग मूंगफली के दाने को खाया, तो इसके अंदर वसा यानी चर्बी भी है। अच्छा, आपने मूंग को खाया, तो इसके अंदर प्रोटीन भी है। तो हम जब खुराक खाते हैं, तो वो सारा खुराक अलग अलग टाइप का हमारे शरीर में यानी हमारे मुंह से लेके वो जाता है आपके स्टमक में। आपके स्टमक में से आगे जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में से ये एब्जॉर्ब होके फिर खून में जाता है, और खून में
जो खुराक जाता है वो खुराक खून खून में घूमता हुआ आपके लीवर में जाता है, और लीवर में जब जाता है तब उसमें लीवर क्या करता है कि उसमें प्रोसेस करता है। मान लो आपने सिर्फ खाया है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी में भी कन्वर्ट, यानी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है। मान लो गाय भैंस है या बकरी है, तो बकरी तो पूरी जिंदगी पत्ती ही खाती है, पत्तियों के अलावा कुछ नहीं खाती। तो बकरी खाती है पत्ती, पत्तियों के अंदर चर्बी तो होती ही नहीं है, प्रोटीन भी ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन और चर्बी जो होते हैं ना वो फलों में होते हैं। यानी आपने मूंगफली का दाना खाया, तो मूंगफली के दाने में आपको प्रोटीन और चर्बी मिलेगी, लेकिन मूंगफली के पत्ती में आपको कुछ नहीं मिलेगा, चर्बी भी नहीं मिलेगी, प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। अब ये जो बकरी है वो खाती है पत्तियां, वो मूंगफली के दाने तो खाने जाती ही नहीं है। तो ये खाती है पत्तियां, लेकिन वही पत्तियां शरीर में जाती है, शरीर में जाने के बाद डाइजेस्ट होके खून में जाती है, खून में जाती है तो उसका गया था ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उसका कन्वर्जन होके उसकी चर्बी बनती है, लीवर ये सारा प्रोसेस कर लेती है। फिर जब बकरी बच्चा को जन्म देती है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो दूध जो निकलता है आंचल में से, तो ये दूध के अंदर चर्बी भी आ जाती है, प्रोटीन भी आ जाता है। अब उन्होंने खाया था क्या? लेकिन दूध में क्या आई? चर्बी। अब ये गाय होती है, तो गाय खाती है घास, घास के अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता है, घास के अंदर कोई चर्बी नहीं होती है, फिर भी जब दूध देती है तो इसके अंदर सारे प्रकार के हमारे शरीर को जो जो चीजें चाहिए वो सारी वहां से मिल जाते हैं। तो भगवान ने जैसे पत्तियों में क्या किया, तो पत्ती पत्ती को क्या दिया भोजन में? तो सूर्य का प्रकाश दिया, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड दिया, आ, फिर पानी दिया, और जमीन में खाद। अब आप खेतों में देखो, अब खेतों में हम खाद में क्या डालते हैं? तो गोबर या तो एग्रो वेस्ट, एक ही चीज डालते हैं। अब एक ही खेत में प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पानी मिल रहा है और खाद मिल रहा है, ये चार चीज ही हम खेतों में प्रोवाइड करते हैं। अब आपने इसके अंदर लगाया है केला, तो केला केला जब तैयार होगा तो केला का जो फल बनेगा, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आपको चर्बी नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने लगा दिया है मूंगफली के दाने या बादाम का छोड़ लगाया है, और या अखरोट का छोड़ लगाया है, तो फिर ये क्या करेगा? अखरोट या तो बादाम जो तैयार होगी, इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और चर्बी भी मिल जाएगी। अब ये दोनों प्लांट को वस्तु एक ही मिल रही है, लेकिन वो प्लांट अपने नेचर के हिसाब से आपको अलग अलग प्रकार की चीज बना के देती है। अब मान लो लेमन का है या तो आंवले का पौधा है, तो आंवला कैसा होता है? खट्टा। अब खट्टा मतलब विटामिन सी, तो आंवले में विटामिन सी मिलेगा, आपको दूध में विटामिन सी नहीं मिलेगा, आपको केले में विटामिन सी नहीं मिलेगा। मीठे फल होते हैं, इसमें विटामिन सी नहीं होते, खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी होता है। तो भोजन एक ही, लेकिन आउटपुट अलग अलग अलग। हाँ, अलग अलग प्रकार का आउटपुट इसमें मिलता है। तो हम भोजन खाते हैं, शाकाहारी प्राणी भोजन एक ही खाती है, पत्तियां ही खाते हैं, लेकिन वही पत्तियों में से जो खुराक शरीर में जाता है, फिर हम हवा भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, और वो पत्तियों का खुराक भी खाते हैं।
तो ऑक्सीजन, पानी और जो पत्तियों का खुराक, ये सब शरीर में जाके इकट्ठा होता है। उसमें से जरूरत के हिसाब से चर्बी, जरूरत के हिसाब से प्रोटीन, जो भी जरूरत के हिसाब से विटामिन, ये सब प्रोसेस, ये ज्यादातर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई प्रोसेस होती है तो वो होती है लीवर। लीवर जो होता है वो हमारे शरीर में एक तो दो काम करता है: शरीर को जरूरी चीजें तैयार करके देनी, और शरीर के खून के अंदर ग्लूकोज का प्रमाण यानी शुगर का लेवल मेंटेन करना। ये दो काम सबसे बड़े उसके होते हैं। तो ये जो शुगर होती है, आपके खून, हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, तो ये 5 लीटर खून में से आप ग्लूकोज को निकाल दो, शुगर को, तो उसका वजन करो आप, तो 5 या 7 ग्राम से ज्यादा नहीं होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है टोटल हमारे 5 लीटर खून के अंदर। अब मान लो आपने गन्ने का रस पिया ज्यादा, तो ज्यादा ग्लूकोज आ गया। अब शरीर क्या करेगा? ज्यादा ग्लूकोज तो रख नहीं सकते, तो हमारे शरीर में एक पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज उसका इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बना के वो जो ग्लूकोज है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है, फिर वो लीवर में जाता है। लीवर में उसकी चर्बी बन जाती है, फिर उसकी स्टोरेज हो जाती है। लीवर हमारे जठर, स्टमक जैसा, स्टमक से भी डबल साइज का होता है। अब वहां स्टोर हो गया। अब मान लो आपने 2 दिन खाया नहीं, अब आपने नया भोजन खाया नहीं, तो आपके शुगर, आपका ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो तो मेंटेन करना पड़ेगा। 5-7 ग्राम जो शुगर का लेवल है, 80 80 और 120 का लेवल, हमारे शुगर लेवल मेंटेन रखना होता है। अब मान लो आपने 2 दिन खाया नहीं, तो आपके खून के अंदर शुगर का लेवल कम होता जाता है। तो जितना जितना कम होता जाता है, उतना जो लीवर के अंदर जो चर्बी के रूप में पड़ा है, जो वो ग्लूकोज नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो चर्बी है। और चर्बी को तोड़ के ये पेंक्रियाज और लीवर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरा के हिसाब से उसके इंसुलिन बनाते हैं। उस चौकस प्रकार के वो ऐसा लिक्विड बनाते हैं। तो वो लीवर में जो चर्बी है उसको तोड़ता है। वो तोड़ने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपके खून में आ जाता है। तो जब हम भोजन नहीं करते हैं तब भी हमारे खून की शुगर लेवल कम न हो जाए, उसकी जिम्मेदारी आपका शरीर का पेंक्रियाज और आपके शरीर का जो लीवर। देखो यहाँ मैं चित्र में आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक स्टमक और एक बड़ी आंत, इसके बीच में ये जो पत्ती जैसा दिख रहा है पीला कलर का, ये जो है वो है आपका पेंक्रियाज। ये जो पेंक्रियाज है बीच वाला, ये पत्ती जैसा उसका आकार है, पीले रंग का। तो ये स्टमक है। स्टमक के ऊपर ये लीवर है, जो ये बिलाड़ी का जो मशरूम जैसा है ना, ये है। इसके नीचे एक गोल्ड ब्लेडर होता है। तो आपके लीवर में से जो लिक्विड होता है ये गोल्ड ब्लेडर के अंदर आके स्टॉक में रहता है। जब आप भोजन करते हो तब ये गोल्ड ब्लेडर में का जो इकट्ठा हुआ जो रस है वो सीधा आपकी आंतों में फिर आता है, और फिर ये पेंक्रियाज का भी आता है। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ऑर्गेन है। मान लो आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको चर्बी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीवर में स्टोरेज करने की व्यवस्था कर लेते हैं। मान लो आपने 3-4-6 दिन खाया नहीं है, तो आप जब कुछ नहीं खाते हो तो उस टाइम आपके लीवर में जो स्टॉक पड़ा है, यानी आपकी बैटरी जो चार्ज हो गई है, उस वो है तो चर्बी, लेकिन वही चर्बी को वापिस शुगर में कन्वर्ट करके आपके खून में पहुंचाने का काम
करते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे कोई अगत्य की सिस्टम है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण, तो वो है आपकी लीवर, आपकी पैंक्रियाज की सिस्टम, जिसका काम है हमारे खून का शुगर लेवल मेंटेन करना। अब देखो, हमारे सनातन धर्म में एक साल में 4 नवरात्रियां होती है। 4 नवरात्रियां, 9 9 दिन की। तो साल में 4, यानी हर 3 महीने एक नवरात्रि, तभी 4 होगी। ठीक है। तो ये 4 नवरात्रियों का जो टाइमिंग होता है वो 3 3 महीनों के बीच में होता है। 3 महीने हो गए फिर नवरात्रि आएगी, 3 महीना हो जाएगा फिर नवरात्रि आएगी। ये नवरात्रियां किसके लिए दी है? तो हम जो खाते हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिशाली है। दूसरे प्राणी क्या करते हैं? वो सिर्फ पत्तियां खा के जीते हैं, शाकाहारी प्राणी। वो उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो फसल खेत में लगाए, आलू पैदा करे, खाए, हाँ, मूंगफली पैदा करे, खाए, हाँ, केले पैदा करे, खाए। ऐसा नहीं है। वो जंगल में जो वनस्पति होती है वो पत्तियों ही खा के जीते हैं। लेकिन शाकाहारी प्राणी में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिशाली है और अलग अलग प्रकार के पौधे को फिर खेतों में डालते हैं। उसका खेतों में उसका लगा के फिर उसका पाक लेते हैं, वही चीजें पैदा करते हैं, उसकी अलग अलग व्यंजन तैयार करते हैं, अलग अलग आइटम, टेस्टी आइटम बना के खाते हैं। तो हम जब ये खुराक को पका के खाते हैं तो पकाने के लिए हम तड़का भी लगाते हैं, नमक भी डालते हैं। तो हम नमक और तेल को तड़का लगाते हैं और मसाला डालते हैं, फिर टेस्टी आइटम बना के हम खाते रहते हैं। तो तीनों टाइम हम पकवान ही खाते हैं। अब जब आप तेल और नमक दोनों को पका के खाते हो तो वो शरीर में जाके वो जमता है। और शरीर में सबसे ज्यादा कोई जगह हो जहाँ ये नमक गर्म हुआ, कैल्सिनेशन कन्वर्ट होके ये लीवर में जमता है। और दूसरा होता है चर्बी। और कार्बोहाइड्रेट्स की भी चर्बी बना देती है शरीर को। लेकिन आप ऑलरेडी तड़का लगाई हुई डबल रिफाइंड वाली चर्बी खाते हो, गर्म की हुई, तो वो शरीर में जाती है तो लीवर में उसकी जमावट होने लगती है और कचरा जमने लगता है। फिर लीवर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कैपेसिटी खत्म होती जाती है, तो लीवर बिगड़ने लगता है। तो ये लीवर जितना बिगड़ता जाता है उतनी आपकी शरीर की खून की जो शुगर लेवल मेंटेन करनी है वो शरीर मेंटेन कर नहीं पाती है। ठीक है। तो ये लीवर जितना कचरे से बढ़ जाता है उतनी बैटरी हमारी बिगड़ जाती है शरीर की। तो ये बैटरी जो बिगड़ जाती है उसको दोबारा साफ करने के लिए, अंदर इकट्ठा हुआ कचरा निकालने के लिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर हर साल 4 नवरात्रि का प्रावधान किया गया है। और ये 4 नवरात्रि के अंदर आपको खाना पीना नहीं है, आपको सिर्फ करना है उपवास और नींबू जैसे जूस पे रहना है जो खट्टे होते हैं। तो ये खट्टे नींबू पानी पे रहने का मतलब यही है कि आपने 3 महीने तक जो भी कचरा खाया है, आपके लीवर में जो जमा पड़ा है, उसको तोड़ तोड़ के साफ करो, उसको निकालो, लीवर को वापस अच्छा, जैसा 100% काम करने वाली बैटरी चार्ज हो जाए ऐसी बना दो। फिर आपका लीवर काम करने लगता है। और जो लोग रेगुलर ऐसा करते रहते हैं उसके लीवर अच्छे रहते हैं।
फिर वो 9 9 दिन तक भोजन नहीं करते हैं, तो भी वो जो लीवर होता है, वो लीवर आपके शरीर के खून में आपकी शरीर की ग्लूकोज की जो लेवल होती है उसको कभी कम नहीं होने देती है। तो ये लीवर जो है, ये हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गेन भी है वो। आ, और डाइजेशन सिस्टम का। और ये जो अंग है लीवर, वो ही शरीर की बैटरी है। बिना बैटरी कोई भी मशीन काम की नहीं है। आपके मोबाइल में से बैटरी निकाल दो, मोबाइल की जान चली जाएगी। हाँ? तो बैटरी ही हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, और वो है लीवर। और लीवर जो है, वो हमने जो भी खाया है, ये सब खुराक में से काम की चीजें बना के देने का काम वो लीवर में हो जाता है। ठीक है। तो सबसे महत्व का कोई ऑर्गन है तो वो है लीवर। ये लीवर के साथ पेंक्रियास, ये दोनों साथ में रह के वो इंसुलिन बनाते। पेंक्रियास का काम इंसुलिन बनाना है। ज्यादा ग्लूकोज शरीर में कार्बोहाइड्रेट से, तो उसको चर्बी में कन्वर्ट करना है, लीवर में भेजना है। मान लो शुगर लेवल कम हो गया ब्लड का, तो फिर पेंक्रियास और एक इंसुलिन बनाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जो स्टॉक पड़ा है चर्बी, उसको तोड़ेगा, फिर उसका ग्लूकोज बनाएगा। वो वापिस आपके खून में शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो पेंक्रियास जो है, वो दो टाइप का इंसुलिन बनाता है। एक इंसुलिन ऐसा होता है जो शुगर को चर्बी में कन्वर्जन करके लीवर में भेजने का काम करता है। और दूसरा इंसुलिन ऐसा होता है जो लीवर में चर्बी पड़ी है उसको तोड़ के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का होता है। साथ में ये जो इंसुलिन होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट से उसको छोटे एकदम ग्लूकोज जैसा बना देता है। फिर वो ग्लूकोज जो होता है, वो ही हमारे शरीर के दूसरे सेल उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मान लो आपके मसल को काम करना है, तो मसल के टिश्यू मैंने आपको बताए कैसे होते हैं। तो वो टिश्यू जो है, उसको काम करना है। मान लो उंगली को हिलना है, तो उसको हिलने के लिए ग्लूकोज शक्ति चाहिए। शक्ति आपके मसल के सेल के अंदर जानी चाहिए, तो शक्ति का फॉर्म है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, तभी ये सेल काम कर पाएंगे। तो इस ग्लूकोज जो है, वो आपके मसल के अंदर पहुंचेगे तभी ये काम कर पाएंगे। तो ग्लूकोज का जो लेवल है, ये खून के अंदर घूमता हुआ वो मेंटेन होना जरूरी है। ये ज्यादा रह जाता है तो भी सिस्टम में करती नहीं है, कम हो जाता है तो भी काम नहीं हो जाता है, नहीं होता है। तो हमारे शरीर में सबसे जो कोई काम की चीज है, तो ये है पाचन तंत्र के साथ जुड़े हुए पैंक्रियास और लीवर। ये दोनों जिसके अच्छे, उनके शरीर में समस्याएं नहीं आती है। तो आज आपने ये वनस्पति के सेल, हमारे शरीर के सेल, वनस्पति में कैसे काम होता है उसके बारे में हमने बताया। इसके साथ साथ शरीर में इसी पैटर्न से कैसे काम होता है वो भी मैंने आपको आज बताया। अब हमारे पास 9 और 18 मिनट हो गई है, हमारे पास 10 मिनट अभी बाकी बची है। तो ये जो बातें अभी हुई है यहाँ तक की, आगे अब हम कल अगले नेक्स्ट सेशन में दूसरे ऑर्गन के बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन आज जो हमने बात की, वो वनस्पति का खुराक क्या है, वनस्पति क्या खाता है और क्या क्या चीजें पैदा करता है। वही वनस्पति की चीजें जो पैदा हुई, वो शाकाहारी प्राणी खाता है हम जैसे। तो हम वो खाते हैं। इसमें से उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, शरीर में कौन से ऑर्गन उसके लिए काम करते हैं, और हमारे शरीर के जो टिश्यू है, सेल है, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी बातें हमने आज देखी। तो आज हम यहाँ उसको
पूरा करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आप लोगों में किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपने हैंड रेज करे, फिर सवाल का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। जी, विधि जैन, उसको अनम्यूट करना है। यहाँ से मेरे इसमें से यू कैन नॉट मूव वीडियो विधि, विधि को अनम्यूट करने का ऑप्शन मेरे इसमें क्यों नहीं आ रहा है? रिद्धि बेन, आप मुझे यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी जूम की एप्लीकेशन जो है वो आईपैड से चला रहा हूँ मैं उनको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। एक मिनट चालू रखना, मैं जरा हम्म, મેં આઈપેડ માંથી ઝૂમ મીટિંગ અને શેર કરેલું, તો આમાં હવે વિધિબેન નો સવાલ છે, એક પટેલ અમૃતલાલ નો છે, એમને હું અનમ્યુટ કરી શકતો નથી, ઓપ્શન આવતું નથી મારે. હા, આઈપેડ માંથી છે. હા હા હા, ગ્રીન ડોક્ટર રાજેશ. ના ના, એકમાંથી, પેલામાંથી નથી, આ આઈપેડ માંથી બોલો. જુઓ તો જરા, એમને અનમ્યુટ કરો તો એ સવાલ જવાબ કરી શકે. हेलो जी सर, हमने जो सीखा है तो उसका हमें नोट्स या तो फिर समरी जैसा कुछ मिल सकता है क्या क्लास के एंड में या ये फिर बाद में? एक तो जो मैंने आज आपका सेशन लिया है, इसमें मैंने पीपीटी दिखाई हुई है, वो आप देख रहे थे ना? से जो जो मैंने स्क्रीन बताया था वो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था ना? हेलो, विधि जैन, आपका अनम्यूट हो गया है, आप म्यूट। यस हाँ सर, हाँ हाँ, हाँ, देख बोल रहे थे। जी। तो ये जो जो पीपीटी में बता रहा हूँ, उसकी जो फॉर्मेट है वो आप जैसे यही वीडियो जब रिपीट देखोगे तो ये सब आपको दोबारा मिलेगा, या फिर हम ऐसा करेंगे, जो जो लेक्चर होते जाते हैं उनके जो पीपीटी जो है वो भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आपको उसका रिवीजन करने के लिए काम में लगेगा बाद में। ठीक है? ओके सर, एक्चुअली पीपीटी में आप जो बता रहे हो और आप जो बोल रहे हो में बहुत मतलब डिफरेंस नहीं है, पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप जो बोल रहे हो और पीपीटी में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। नहीं, तो इसमें ऐसा होता है कि पीपीटी का मतलब यही होता है कि वो हमको टॉपिक के उसके ऊपर हमको कुछ बोलना है, क्योंकि जो जब जितना बोलते हैं वो सारा हम पीपीटी में लिखने जाएंगे तो पीपीटी लंबी और काफी लंबा हो जाता है। ठीक है? तो ओके ओके, हाँ। आपको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, वीडियोस को भी रिवीजन में लेना पड़ेगा आपको। जब ओके भी सर। आप उसका प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको थोड़ा वीडियो भी देखो, साथ साथ में पीपीटी को भी इसके साथ
देखते रहो कि भी ये किसके लिए बात हो रही है और इसे क्या बता रही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या आपको कुछ अच्छी लग रही थी? हाँ, बहुत अच्छी लग रही थी। इसके लिए मेरे को चाहिए था कि हम अभी सुन रहे पर बाद में तो भूल जाएंगे, इसके लिए। हाँ, इसीलिए आपको ये जो वीडियोस है उसको आपको रिवीजन करता ही रहना पड़ेगा। ओके। क्योंकि अभी जो मैं सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, एक्चुअली एनाटॉमी में ये वनस्पति जगत की बातें होती नहीं है, ये शरीर राइट। के बारे में होता है। और हमने जो पढ़ा है इसका इसमें हमको वनस्पति के साथ हमारा शरीर का जो रिलेशन है, और दोनों वनस्पति और शरीर दोनों कुदरत कैसे मेंटेन करती है, चलाती है, कौन कौन सी प्रिंसिपल से वो चलती है, वो वो बातें आपको दूसरी कहीं जगह समझने को मिलती ही नहीं है। तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे वनस्पति जिंदा रहती है, इसी तरह शरीर भी जिंदा रहती है, लेकिन जो फंक्शनिंग है वो ओवरऑल एक दूसरे के साथ मैच होता है। ये समझने का प्रयत्न हम कर रहे, समझाने का प्रयत्न करते थे। ओके सर, थैंक यू सर। जी। अमृत भाई, नमस्कार। नमस्कार। मे- मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। बस मेरी वही सवाल है कि आपने जो वीडियो अब बनाया, और वीडियो जो लॉगिंग करते हैं आप, लेकिन वो जी सिस्टम है इसके से कोई कोई बार चार्ज नहीं होता है और कोई कोई बार होता है। तो ऐसे कोई इजी सिस्टम बनाइएगा जो बार बार हम देखना चाहिए तो देख सकेंगे। वीडियो। या तो नहीं, इसमें ऐसा है कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स के जो वीडियो है वो, ये जो ह्यूमन हेल्थ सर्कल की जो वेबसाइट है, जिसके अंदर आपको लॉगिन होने का पासवर्ड दिया गया है, आपका आईडी दिया गया है, वो या ये लेकिन आप लॉगिन करोगे, आपके कोर्स में जाओगे, तो कोर्स के अंदर अभी शायद रिद्धि बहन ने कल या परसों ही मैसेज डाला था कि अगले जो पहले जो 2 लेक्चर थे, गुजराती और हिंदी, उन दोनों के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अभी अभी हमारा लेक्चर अभी हुआ, लेकिन आप अभी कल ही उसको देखने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ये जो पूरा वीडियो हम जूम मीटिंग करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्डिंग डाउनलोड होता है, फिर उसको एप्लीकेशन वेबसाइट के अंदर उसको अपलोड करने का होता है। तो ये सारी टेक्निकल विधि होती है। ये वो हो जाने के बाद 2 3 4 दिन के बाद ही वो वीडियो आपको अवेलेबल होगा। एक बार कोई जो बात वीडियो अपलोड हो गया, वो फिर हाँ, आप परमानेंट कभी भी देख सकते हैं। नहीं, लॉगिन करने के लिए आपके पास बार बार ये पासपोर्ट लेना नहीं नहीं पड़ेगा नहीं कि? नहीं, आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड आपको एक बार दे दिया, फिर उसी से ही आपको काम करना है, हर बार आपको अलग लेने की जरूरत नहीं है। कोई ये जो बात बस जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग का भी शायद आईडी और पासवर्ड तो दोनों एक ही रहते हैं मेरे नहीं, वो हिसाब तो ये से। बराबर है, वो तो एक ही है। नहीं, लेकिन ये हाँ, वीडियो लेने। जैसे जूम मीटिंग के लिए आपका आईडी और पासवर्ड जो है वो कॉमन रहता है, इसी तरह ये आपकी आपको आपको जो पासवर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन होने के लिए जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है, वो आपके लिए है। वो आप अपने लिए ही यूज कर सकते हैं। दूसरे के लिए लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड अलग है। हर ओके व्यक्ति ओके, का लॉगिन वही आईडी मेरा कहना था। और उसका पासवर्ड वो अलग रहता है। एक बार जो पासवर्ड से आप लॉगिन होते हो, फिर वो पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हो। फिर वो चेंज किया हुआ पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद नहीं रखोगे तो दोबारा लॉगिन होने के लिए जब आप लॉगिन करने जाओगे और पासवर्ड मैच नहीं होगा, तो फिर लॉगिन नहीं कर पाओगे। फिर दोबारा नहीं आपको रिद्धिबेन के पास से दोबारा उसका रीसेट करना पड़ेगा, पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो नहीं, लेकिन ऐसा अभी बार बार ना हो तो जाए। आपने अभी जो पासवर्ड दिया है वो सभी टाइम के लिए वही रहेगा ना हमारे लिए तो? नहीं, जूम मीटिंग के लिए अलग होती है, सिस्टम तो अलग है।
नहीं, जूम मीटिंग नहीं, मैं वो वीडियो देखने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, लॉगिन वीडियो देखने के लिए आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है वो कॉमन ही रहेगा। ओके। और एक एक हमारा लेक्चर जब जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे एक एक वीडियो अंदर ऐड होती जाएगी। अच्छा, तो वो जो वीडियो ऐड करेंगे वो वही 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 लॉजिंग में दिखाई देगा, बराबर? हाँ, बराबर। ठीक ओके, है ना थैंक यू। जी। अल्पा, अल्पा बेन, बोलो अल्पा बेन। कृष्णा बेन, હેલો कृष्ण, हाँ, લોગિન कृष्णा बेन ने થયેલો अनम्यूट करजो रिद्धि बेन। એ લોગિન થયેલો વિડીયો શેમાં જોવા મળશે એમ પૂછ્યું? તમે છે ને રિદ્ધિબેન આપણા ગ્રુપની અંદર લોગિન કરવા માટેની લિંક એ તમને આપેલી છે. તમને પર્સનલી એના આઈડી અલગ હોય છે દરેકના. તમે એટલે મારે એમને ફોન રિદ્ધિબેન કરીને સાથે કેવું રિદ્ધિબેન સાથે તમે વોટ્સએપ કરી અને સંપર્ક કરી લેજો. પડે? ઓકે, સારું. ઠીક છે. કૃષ્ણાબેન જાડેજાને અનમ્યુટ કરજો રિદ્ધિબેન. જી બોલો કૃષ્ણાબેન. થઈ ગયું સર અનમ્યુટ? હા હા હા. થઈ ગયું. હાજી. હા, બસ મારે બી પહેલા એ જ ક્વેશ્ચન હતો કે હું લોગિન કરવાનું ટ્રાય કરી રહી હતી પણ મને પાસવર્ડનું ધ્યાન નહોતું આવતું કે આ કયા પાસવર્ડથી લોગિન કરવાનું છે. તો એકવાર હું ફરીથી એ ટ્રાય કરીશ અને રિદ્ધિબેનનો નંબર પણ આપ શેર કરજો તો કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો એમનો કોન્ટેક્ટ કરીને પાસવર્ડ લોગિન પાસવર્ડ યુઝ કરી શકાય કારણ કે એ મને પણ ખ્યાલ નહોતો આવતો કે કયા મેડમ, પાસવર્ડ. મેડમ આપ ગ્રુપમાં બધા મેસેજ ધ્યાનથી વાંચો છો? હેલ્થ સર્કલમાં મેં ટ્રાય હેલ્થ કર્યું છે. સર્કલમાં નહીં, નહીં, નહીં. આપણું યોગાહાર ગ્રુપ જે છે એમાં દરેક મેસેજ તમારે ધ્યાનથી વાંચવા. લોગિન થવા અચ્છા. માટેનો એક મેસેજ છે, એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બહુ સરસ રીતે બતાવેલું છે. એ એક આ વખત ધ્યાનથી અહીંયા વાંચજો. અહીંયા જરા રિપીટ હું કરી લઉં એક જ મિનિટ રિદ્ધિબેન હા. કે આપનું આ જે કોર્સ છે એના જી. ગ્રુપનું મેઇન ટાઇટલ છે યોગાહાર કોર્સ જાન્યુઆરી 2024 બેચ. રાઈટ. આ નામનું હા. ગ્રુપ છે. માની લો હા. કોઈ વ્યક્તિ એમાં ન હોય તો એ રિદ્ધિબેનને રિક્વેસ્ટ કરે તો એ આવી જશે. એ ગ્રુપની અંદર જે મેસેજ આવે એ દરેક સભ્યએ દરેક મેસેજને કેરફુલી વાંચવો, સમજવો. ન સમજણ પડે તો રિદ્ધિબેનનો કોન્ટેક્ટ કરી અને સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો. એ ગ્રુપની અંદર જે એડમિન છે એ એડમિનની અંદર આ મેસેજમાં મૂક્યો છે એ રિદ્ધિબેનનો જે નંબર છે એ એડમિન ઉપર જઈ અને તમે એમને મેસેજ કરી અને ફોન કરીને માહિતી લઈ અને તમારે સમજી લેવું આવશ્યક છે દરેક વ્યક્તિએ. અચ્છા, એક બીજું આ કે મેસેજ સોરી બીજું કે આપનો જે આ કોર્સ છે એ તમે ફી ભરેલી છે તમે બધાએ, એટલે તમારા માટે જ આ ઓપન છે, બીજા બધા માટે હોતું નથી. આ બધું ઓપન રહે તો કોઈ ફી ભરે નહીં અને આના સર્ટિફિકેટ કે આ તે બધાનું કોઈ વેલ્યુ ના રહે. બરાબર? એટલે આ પ્રોપર સિસ્ટમથી જ કામ થશે અને સિસ્ટમથી જ તમારે એ બધું થોડું સમજી લેવું પડશે. અને તકલીફ પડે શરૂઆતમાં તો તમારા અડોશ પડોશમાં જે કોઈ હોશિયાર વ્યક્તિ હોય એમના સાથે રહી અને આને સમજી લેવાનું, એટલે તમને એ લોકો મદદ કરી શકે. એક તો બીજું સર આ મેસેજ અત્યારે મેં આ જોયો ને જે આ પેલો જે if anyone is left out and not registered the nutrition software please register tomorrow by joining the following link. એટલે એનો જે આ આ જે છે છે ને આ જે છે ને એ આપણું હ્યુમન હેલ્થ સર્કલની વેબસાઇટ જે છે જેના ઉપર આપણો કોર્સ ચાલે છે એ કોર્સની અંદર તમને ન્યુટ્રિશન માટેનું સોફ્ટવેર જે છે એ તમને જેની કિંમત છે 800 રૂપિયા, એ સોફ્ટવેર તમને આ સાહેબ જે છે રાજેશ મહેતા, ડોક્ટર રાજેશ મહેતા, એમના તરફથી આ તમને બધાને ગિફ્ટ છે. એટલે તમે બધાએ એનું રજીસ્ટ્રેશન કરી અને એમની અંદર તમારે એનો ઉપયોગ કરવો, બધાએ એનો લાભ લેવો. બરોબર? હા. અને હવે આગળ આપણે થોડું એ બી વિચારી રહ્યા છે કે જે લોકો આપણા કોર્સ સાથે જોડાયા છે
અને જે લોકો ઇન્ડિયાની અંદર છે, ગુજરાત અને ઇન્ડિયામાં, એબ્રોડ વાળા માટે અમુક વસ્તુ નહીં શક્ય બને. જે લોકો ઇન્ડિયામાં છે, આપણા કોર્સમાં એનરોલ થયેલા છે, એ લોકો માટે આપના યોગાહાર સાથે જોડાયેલી શરીર માટેની જે ઉપયોગી વસ્તુઓ છે, આપણે જેમ જેમ કોર્સમાં આગળ વધતા જઈશું એમ અમુક અમુક ચીજોનો ખ્યાલ આવશે. જેમ કે એનિમા છે, પેટ સફાઈ કરવા માટે છે, ગ્રીન લીફ માટેના ઓપ્શનો છે, પછી લીવર ક્લિન્જિંગ માટેની વસ્તુઓ આવતી હોય છે. અમુક અમુક સ્પેશિયલ બીમારી જેમ કે બીપી છે તો બીપી ના રોગીઓ માટેની કામની વસ્તુઓ છે, ડાયાબિટીસ વાળા માટે છે. તો આવી જેટલી બી પ્રોડક્ટો છે એ બધી પ્રોડક્ટો તમે જ્યારે પરચેસ કરશો, તમે જે નંબરથી વોટ્સએપ ઉપર આ કોર્સ રજીસ્ટર કર્યો હોય એ જ નંબર ઉપરથી જ્યારે તમે પરચેસ કરશો તો અમે એવું વિચારી રહ્યા છે કે તમને એમાં અમે ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપીએ અમુક અમુક ચોક્કસ આઈટમો ઉપર, બરાબર? જેનો લાભ, કારણ કે તમે આખા વર્ષ દરમિયાન તમે 6 મહિના કોર્સ કરવાના, તો 6 મહિના સુધી તમારા ફેમિલીમાં કોઈ ચીજોની જરૂર હોય, તમારા અડોસ પડોશમાં કોઈ ચીજોની જરૂર હોય, તો એ ચીજો તમે જ્યારે લો છો તો એમાં તમને એનો લાભ મળવો જોઈએ. એટલે ઓલમોસ્ટ હું એવું માનું છું કે આ 6 મહિના સુધીમાં તમે જે ફી ભરેલી છે એ ફીના પૈસા તમારા વસૂલ થઈ જાય. 800 રૂપિયાનું સોફ્ટવેર તો સાહેબે તમને ફ્રી આપી જ દીધું, બરોબર? એ સિવાય મટીરિયલ બી તમે થોડો પરચેસ કરો તો એમાં પણ અમે તમને કંઈક લાભ આપવા માંગીએ છીએ, જેનાથી તમારા ફીના પૈસા બી તમને વસૂલ થઈ જાય અને તમને નોલેજ મળી જાય, નફાનું રહે. તો આવું પણ અમે એક વિચારી રહ્યા છે. એ અમે ફાઇનલ કરી અને એ ગ્રુપની અંદર જણાવીશું કે કઈ રીતે એમની અંદર સિસ્ટમ અમે લાગુ કરવાના છે. હવે આપણો થોડો સમય 5 મિનિટ ઉપર થઈ ગયો છે. સવાલોના જવાબો અત્યારના આજના સેશન રિલેટેડ બહુ લાગ્યા નથી. હવે આજે હિન્દીમાં લેક્ચર હતું, आज का सेशन हिंदी में था, परसों अब गुजराती में होगा. तो જે લોકોને હિન્દીમાં આજની જે મેં જે ટોપિક સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એને સમજ ન પડી હોય તો એ લોકો ગુજરાતી વખતના લેક્ચરમાં બી સામેલ થાય, જેનાથી તમને ગુજરાતી ભાષામાં સરળ ભાષામાં સમજ પડે એ રીતે હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, બરાબર છે? તો હવે અહીંયા આપનું સેશન પૂરું કરીશું. તમે બધા સૌને ધન્યવાદ, નમસ્કાર.